दोस्तों ये कहानी का 20वां भाग है। अगर आपने इस कहानी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। रेहान हर साल की भांति वहीं मंदिर के कोने में बैठा था और अपनी माँ के उस लॉकेट को देख ही रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा। रेहान उस हाथ के स्पर्श को महसूस कर अपनी खाली पड़ी निगाहें उठाकर जैसे ही सामने को देखा, एक पल के लिए उसकी आंखों में हैरानी छा जाती है, लेकिन आगे ही पल उन्हें आने की वजह सोचकर रेहान उठते हुए शांत लहजे में कहता है, अब क्या मैं यहाँ भी नहीं बैठ सकता? इसमें भी क्या आपको प्रॉब्लम है? अगर है तो मैं चला जाता हूँ। मुझे आज किसी तरह रुसवाई नहीं चाहिए। इतना बोल रेहान जैसे ही जाने लगा कि आकाश जी ने उसका हाथ थाम लिया। रेहान को आज उनके विषय में कुछ बदलाव देख काफी हैरानी हुई। आज तक वह कभी रेहान को आंख उठाकर देखा तक नहीं करते थे, तो इस कदर रोकना तो दूर की बात है। रेहान हैरानी से पीछे मुड़ अपने हाथ को देखता है, फिर आकाश जी को, जो उसे वहीं अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं, बैठो मेरे पास, मुझे आज तुमसे कुछ कहना है और कुछ बताना भी है। रेहान को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह क्या हो रहा है। आकाश जी का आज इतना नॉर्मल बिहेवियर देख वह भी उसके लिए यह काफी शौकीन था। रेहान भी बिना कुछ कहे चुपचाप उनकी बात मान वहीं उनसे कुछ दूरी बनाकर बैठ जाता है। आकाश जी फिर सामने देखते हुए अपनी बात कहना शुरू करते हैं, मैं अपनी कौशल्या से बहुत प्यार करता था और करता रहूंगा। जब से पहली नज़र उन पर पड़ी, मैंने तब से उन्हें अपनी जीवन संगनी के रूप में देखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी कोई ऐसा मोड़ आएगा कि मुझे इस कदर अकेला वह छोड़कर चली जाएंगी। शायद उनसे दूरी मैं कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। सब ठीक चल रहा था। मैं, तुम्हारी माँ, रुद्र, सब अपनी हंसी खुशी जिंदगी में काफी खुश थे। मुझे तो जैसे सब मिल चुका था। लेकिन तुम्हारे आने से कुछ महीने पहले से तुम्हारी माँ अचानक कुछ बीमार हो गई थी। उस बीमारी में उनके बच्चेदानी को काफी नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से वह कमजोर हो गई थी। यह बात को कौशल्या ने मुझसे और हम सब से छुपा कर रखी। फिर कुछ महीनों में तुम्हारे आने का संदेश हम सबको मिला, जिससे हम सब भी उतने ही खुश हुए जितना हम रुद्र में हुए थे। तुम हमारे लिए वैसे ही मायने रखते थे। कौशल्या ने सब तैयारी शुरू कर दी जो वह रुद्र के आने के वक्त करती थी, और शायद उससे भी ज्यादा। सब ठीक चल रहा था, पर तुम्हारी माँ अंदर से ठीक नहीं थी। वह काफी कमजोर और बीमार रहने लगी। मुझे भी इस बात की काफी फिक्र होने लगी। मैं जब भी उन्हें डॉक्टर को दिखाने को कहता, वह मेरी बात हंसकर मुझे टाल देती। शायद वह डरती उस बात से जिसे वह सुनना नहीं चाहती थी। लेकिन एक दिन तुम्हारी माँ अचानक बेहोश हो गई, जिसकी वजह से हम सब टेंशन में उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहां हमें पता चला कि उनकी प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशन है और उनकी बच्चेदानी बच्चे को कैरी करने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर ने हमें सलाह दी, हम तुम्हें अबॉर्ट करवा दें, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें या तुम्हारी माँ दोनों की जान को खतरा हो सकता था। हम सब पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। हम सब के लिए वह घड़ी काफी मुश्किल थी, लेकिन तुम्हारी माँ के जान के आगे हमने डॉक्टर का कहना मान लिया। इस बात से कौशल्या बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने जैसे ठान लिया था कि वह तुम्हें जन्म देगी, वह अपने बच्चे से जीने का हक नहीं छीनेगी। हमने बहुत समझाया, पर कौशल्या ने हमारी एक नहीं सुनी। वह अपने जिद पर अड़ी रही। तब हमने बेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने तुम्हारी माँ की रिपोर्ट देख एक उम्मीद दी कि अगर कुछ इंजेक्शन और दवा और साथ ही प्रॉपर रेस्ट करें तो दोनों के बचने के चांस हैं। हमें एक उम्मीद दिखी, हमने वैसे ही किया। 8वें महीने चढ़ते ही तुम्हारी माँ काफी हद तक रिकवर हो चुकी थी। हम सब काफी खुश थे और बेसब्री से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। मैं कौशल्या को छोड़ इन दिनों में कहीं नहीं जाता था, लेकिन अचानक एक बोर्ड मीटिंग के सिलसिले में मुझे दिल्ली जाना पड़ा 2 दिन के लिए। उस वक्त पापा की तबीयत भी ठीक नहीं थी जो वह आ जाएं। फिर कौशल्या ने मुझे भरोसा दिलाया और काफी समझाया। तब मैं भी हालातों को देख मन में सोच कर चला गया। फिर आई वह काली रात जो मुझसे मेरी कौशल्या
पापा से उनकी बहू जैसी बेटी, तुमसे और रुद्र से उनकी माँ छीन ली। उस दिन काफी तेज बारिश हो रही थी। तूफान और बारिश का ऐसा मेल था कि सब बहाकर अपने साथ ले जाने को तड़प रहा था। पापा भी हॉस्पिटल गए अपने चेकअप के लिए, लेकिन बारिश और तूफान के कारण घर नहीं आ पाए थे। कौशल्या और रुद्र ही घर में सिर्फ थे। तभी अचानक ही कौशल्या के पेट में असहनीय दर्द होने लगा, जिसकी वजह से उसे अकेले ही रुद्र और ड्राइवर के साथ कुछ बारिश में हॉस्पिटल के लिए निकलना पड़ा। उन घड़ी रुद्र छोटा जरूर था, लेकिन अपनी माँ के प्रति काफी जिम्मेदार था, इसलिए वह भी अपनी माँ के कार में उनके साथ था। मुझे भी इस बात की खबर मिल चुकी थी, लेकिन तूफान आने की वजह से मुंबई की सारी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं कौशल्या के पास पहुंच सकूं। वहीं देखते ही वक्त के साथ कौशल्या का दर्द बढ़ने लगा और साथ ही बारिश और तूफान के संगम ने उन्हें हॉस्पिटल जाने से रोक रहे थे। रोड पर पानी भर चुका था, साथ ही सारे रोड ब्लॉक हो चुके थे और कौशल्या उसी दर्द में बीच मझधार में फंस चुकी थी। वह उसकी दर्द भरी चीख मेरे कानों में अब तक गूंज रही थी। वह पल पल खुद से ज्यादा सिर्फ तुम्हारे जीवन की फिक्र में थी। पूरे 7 घंटे कौशल्या ने उस असहनीय दर्द में बिताए, पर जब वह हॉस्पिटल पहुंची तब उसकी सांसें धीमी हो चुकी थी। उनका खून भी काफी बह चुका था, जिसकी वजह से उनका तुरंत ऑपरेशन होने का फैसला हुआ। डॉक्टर ने हमें साफ साफ कह दिया था कि आप दोनों का बचना काफी मुश्किल है। जिसे सुन मेरी दुनिया ही रुक गई। मैं भी किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच गया था और बस तुम दोनों के सलामती की दुआएं भगवान से मांग रहा था। वह पल मेरी जिंदगी, सच कहूँ तो मैं भगवान से तुमसे ज्यादा अपनी कौशल्या के जीवन की भीख मांग रहा था। उस वक्त मैं एक स्वार्थी पति बन सिर्फ अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन वहीं मेरी कौशल्या अभी भी सिर्फ एक माँ बन जी रही थी। वह अपनी उखड़ती सांसों में बस डॉक्टर से यही कह रही थी कि वह उनकी जगह सिर्फ बच्चे को बचा ले। वह अपने बच्चे की मौत पर अपनी जिंदगी नहीं चाहती थी। शायद भगवान को मेरी भक्ति से ज्यादा एक माँ की ममता पर दया आ गया। उन्होंने तो तुम्हें बचा लिया, लेकिन मेरी कौशल्या को अपने पास बुला लिया। मेरी कौशल्या हम सबको छोड़कर जा चुकी थी। उसकी ममता की जीत हुई और मेरे प्यार की हार। जब यह बात मुझे डॉक्टर ने बताई, एक पल मानो मेरी दुनिया ही रुक गई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कौशल्या मेरे साथ जीने और हर कदम पर साथ चलने के वादे को तोड़ मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। उस पल मैंने खुद के जीने की आस छोड़ दी, मानो हर चाहत छोड़ दी। जब डॉक्टर तुम्हें लेकर मेरे पास आया और मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो तुमसे मुझे अपनी हार दिख रही थी। मुझे बस यह दिख रहा था कि सिर्फ तुम्हारी वजह से कौशल्या मुझे छोड़कर चली गई। अगर तुम नहीं होते तो मेरी कौशल्या मेरे साथ होती, मेरे पास होती। तुम्हारा वह चेहरा मुझे बस मेरी कौशल्या के दर्द की वजह बनकर दिख रहा था। मेरे अंदर यह गुस्सा था जो नफरत का रूप लिए बैठा था। अगर कौशल्या ने मेरी पहले बात मानकर तुम्हें इस दुनिया में लाने की जिद छोड़ दी होती तो आज वह मेरे साथ होती। यही सब सोच सोच मैं अंदर से टूट चुका था और अपने हर दर्द को तकलीफ की वजह तुम्हें बना बैठा था, क्योंकि तुम्हारे आने से तो मेरी हर खुशी दुखों के रंग में रंग चुकी थी। इतना बोल आकाश जी का गला रुंध गया। उनके आंसू थम नहीं रहे थे। वहीं रेहान उनके बगल में बैठा, यह सारी बात सुनकर वह भी टूट रहा था। उसकी आंखों से भी आज जो सारे दर्द महसूस कर आंसू में बदल रहे थे। उसके जहन में बस एक बात चल रही थी, क्या वह सच में अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार है? वह सच इतना अभागा है कि वह अपनी माँ की मौत की वजह बन गया? यह सारे सवाल रेहान के अंदर मानो एक खंजर की भांति चुभ रहे थे। आकाश जी के हर नफरत खुद को पाकर उसे काफी तकलीफ हो रही थी। दोनों बाप बेटे के कुछ पल ऐसे ही आंसुओं में बीतते हैं, फिर आकाश जी खुद को संभाल कर रेहान की तरफ अपनी डबडबाई निगाहें डाल कर देखते हैं। रेहान अपना सिर झुकाकर बस चुपचाप बैठा था।
आकाश जी थोड़ा खिसक उसके पास आते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं, अपने दुख के विराग में मैं इतना अंधा हो गया था कि अपनी हर खुशी को अपने हाथों से तबाह कर दिया। मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि सबको अपने दुखों का कारण बना लिया। यहाँ तक कि मैंने रुद्र को भी खुद से अलग कर उसे बाप के होते हुए भी बेसहारा इस अनजान दुनिया में धकेल दिया। लड़ने के लिए, वक्त से पहले बड़ा होने के लिए, उसका बचपन छीन उसे जिम्मेदारी के बोझ में डुबोने के लिए। इतना बोल आकाश हाथ आगे बढ़ाते हैं और रेहान के हाथों को अपने हाथ में थाम उसे जकड़ कर उन्हें देखते हुए कहते हैं, जिस हाथ को मुझे 25 साल पहले थाम कर चलना सिखाना था, मैंने उन्हें अपने गुस्से में और नफरत में बेसहारा छोड़ दिया। यह बोल आकाश जी रेहान का हाथ अपने हाथों से लगाकर भारी गले से कहते हैं, मुझे माफ कर दो रेहान। मैंने अपनी नादानी में तुम्हें दोषी ठहरा दिया, जबकि तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया। मैं कौशल्या की हर यादों की निर्जीव वस्तु में उन्हें तलाशने की कोशिश करता रहा, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खुशी को नहीं पहचान पाया। मेरी कौशल्या के तो असल में सबसे बड़ी निशानी तो तुम और रुद्र हो मेरे पास, लेकिन मैं अंधा इस बात को समझ नहीं पाया। और जब किसी ने समझाया तो देखो कितने सारे पल मेरी नादानी से मेरे हाथ से फिसल गए। मुझे माफ कर दो बेटा, अपने इस अभागे पिता को माफ कर दो। चाहे तो तुम मेरे जितने भी उन 25 सालों की कड़वी बातें उन्हें दोगुना मुझे सुना दो। मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, मैं कोई शिकायत भी नहीं करूँगा। बस अपने पिता को माफ कर दो बेटा। बहुत साल मैंने उस दर्द में बिताए हैं, लेकिन अब मैं वह खुशियों में जीना चाहता हूँ जो मेरी कौशल्या की निशानी में है। हो सके तो मुझे यह हक दे दो, मुझे माफ कर दो। इतना बोल आकाश जी टूट कर बहने लगे थे। आज उनके 25 साल का गुब्बार जो निकल रहा था, वहीं रेहान उसकी बात सुन खुद भी अंदर से टूट कर उसके भी आंसू बह रहे थे। आज वह सारी पुरानी वह दर्द भरी यादों को भुला रहे थे। आकाश जी को माफी मांगता देख और खुद के लिए उनके मुंह से बेटा सुन रेहान अपने जज्बातों को काबू नहीं रख पाया और झट से उनके सीने से जा लगा। रेहान की तो बस यही तमन्ना थी, उसके पिता उसे नफरत ना कर उसे प्यार के दो बोल बोले जो आज उसके सपने जैसी हकीकत सच में होते नजर आ रहे थे। रेहान अपने दिल का गुब्बार निकाल अपने लड़खड़ाते लफ्जों में बच्चों के जैसे सिसकते हुए कहता है, आई मिस यू टू, आई मिस यू टू। आकाश जी भी अपने बेटे को सीने से लगाकर एक सुकून पाते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं, सॉरी बेटा, अपनी नादानी में तुम्हें ऐसे पल मेरी वजह से देखने को मिले, सॉरी। फिर अपने मन में आकाश जी कहते हैं, मुझे माफ करना कौशल्या, तुमसे प्यार करने का वादा करता रहा और तुम्हारे प्यार से भी अनमोल निशानी को संभाल नहीं पाया। तुमने तो मुझ पर विश्वास कर अपनी जिंदगी से खेल अपनी निशानी को जन्म दिया था कि तुम्हारे जाने के बाद मैं संभाल लूंगा, पर मैं नाकाम रहा। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना कौशल्या। आज बाप बेटे के बीच का यह मिलन सबसे अनमोल था। जहाँ पिता अपनी गलतियों की माफी मांग रहा था, तो बेटा उनकी गलती की जगह अपने दिल की खुशी व्यक्त कर रहा था। इस पल में दुनिया उस अनमोल रिश्ते को देख रही थी, जो बाहर से जितना कठोर हो, अंदर उतनी ही विनम्रता और प्यार होता है। वहीं कुछ दूरी खड़े देख किसी की आंखें नम हो गई थी, और वह कोई और नहीं दिग्विजय जी और रुद्र थे। वह दोनों तो रेहान को देखने आए थे, उसका सहारा बन उसे हिम्मत देने आ रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सहारा तो अब उसे मिल गया था। दिग्विजय जी अपने जज्बात को काबू नहीं रख पा रहे थे। दोनों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उन्हें कभी यह पल भी देखने को नसीब होंगे। उन्होंने तो इस चीज की मानो आस ही छोड़ दी थी। रुद्र दिग्विजय जी को सहारा दिए खड़ा था। आज उसके लिए भी काफी अनमोल पल था। आज उसका भी वह कठोर दिल मानो अंदर से पिघल गया हो। दिग्विजय जी रुद्र को देख नम आंखों में भी मुस्कान लिए उसे वापस चलने का इशारा करते हैं। रुद्र भी एक नजर सामने देख हाँ में सिर हिलाकर अपनी नमी साफ कर दिग्विजय जी को साथ लिए चल देता है। आकाश जी कुछ पल में रेहान से अलग होकर उसके चेहरे को थाम उसके माथे पर चूम उसे प्यार से कहते हैं, बाकी शिकायतें हम बाद में करेंगे, आगे चलो। तुम्हारी माँ की पूजा का वक्त हो गया है और उन्हें देर करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है।
इतना बोल आकाश जी मुस्कुरा देते हैं तो रेहान उन्हें देख हल्का मुस्कुरा देता है। फिर दोनों साथ में खड़े होकर जाने लगते हैं। आज आकाश जी ने ही अपने बेटा को हाथ से कस कर थाम लिया, उसे अपने कलेजे से लगाकर जा रहे थे। रेहान तो बस देखते ही रह गया। या उसकी जिंदगी के खुशी के आंसू थे या उसे समझ नहीं पा रहा था। आकाश रेहान का हाथ थाम उसे अपने साथ पूजा वाले स्थान पर ले जाते हैं। उन्हें ऐसे साथ देख बाकी सबके तो होश ही उड़ जाते हैं। तविश को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि रेहान को खुद आकाश जी अपने साथ पूजा में लेकर आ रहे थे। 2 पल की हैरानी तो खुद को विश्वास दिलाने में बिता दी। फिर जब यकीन हुआ तो सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। अभय रुद्र के कंधे पर हाथ रख उसे इस बात के होने का यकीन दिलाते हुए अपनी खुशी जाहिर करता है। रुद्र के भावहीन चेहरे पर भी आज एक सुकून दिखाई दे रहा था। दिग्विजय जी भी आज सुबह बहुत खुश थे। आकाश जी रेहान को अपने पास बैठाते हैं। तभी वहां आन्या हाथ में भोग ले आती है और जब उसने आकाश जी को रेहान के साथ इतना नॉर्मल बिहेव करते देखा तो उसे काफी खुशी हुई। आकाश जी आन्या को देख रेहान का हाथ पकड़ उसे देखते हुए इशारे में कहते हैं, थैंक यू बेटा। आन्या उनका इशारा समझ मुस्कुराते हुए अपने पल के झुका देती है। उनको ऐसे करते देख सब ने देखा था। रेहान ने जब आन्या को देखा तो वह समझ गया कि यह जादू की छड़ी भी उसकी भाभी ने ही घुमाई है, जिसे उसकी जिंदगी रोशन से भर गई है। उसकी आंखों में आन्या को देख आंखें नम हो गई। आन्या जहां खड़ी थी वहां से जस्ट पीछे रेहान को अपनी माँ की तस्वीर दिखाई दे रही थी। कहीं ना कहीं आज उसे आन्या में अपनी माँ की छवि दिखाई दे रही थी। वहीं दिग्विजय जी भी आज कुछ भावुक हो गए थे। वह कौशल्या जी की तस्वीर को देख मन में कहते हैं, आज मुझे अपने रुद्र की शादी आन्या से करने के फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। मैंने बिल्कुल तुम्हारा रूप ढूंढा है, तुम्हारे रुद्र के लिए, जिसे रिश्ते तोड़ने से ज्यादा जोड़ने पर विश्वास है। मुझे विश्वास था कहीं ना कहीं कि वह काम इतने सालों में हम नहीं कर पाए, वह एक दिन में आन्या जरूर कर दिखाएगी। आन्या रेहान और आकाश जी को साथ देख आज काफी खुश थी। उसे वह पल याद आते हैं जब उसने आकाश जी को समझाया था, उनकी गलती का एहसास करवाया था। फ्लैशबैक। आन्या रात को जब आकाश जी के कमरे में कुछ गिरने की आवाज सुन जाती है तो वह अंदर का नजारा देख एक पल कंफ्यूज होते हुए कहती है, डैड यहाँ आप क्या कर रहे हैं? इतनी रात को आकाश जी का कमरा कुछ अजीब दिख रहा हुआ था। चारों तरफ सामान फैला हुआ था। देखने से सब कौशल्या जी का ही लग रहा था। उनकी साड़ी, जेवर, उनसे जुड़ी हर छोटी चीज। आकाश जी आन्या की आवाज सुन उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे बेटा तुम सोई नहीं अब तक? आन्या अंदर आते हुए अपने पैरों के पास आए सामान को ठीक से उठाते हुए साइड कर कहती है, सोने ही जा रही थी डैड, लेकिन आपने कमरे का क्या हाल बना रखा है? यह माँ की चीजों को ऐसे बिखेर रखा है। आकाश जी आन्या की बात सुन एक नजर अपने आसपास देख अपने सिर को हल्का झुकाते हुए चिंता में कहते हैं, ओह शिट बेटा, मैंने तो जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने सारे सामान को कुछ ज्यादा ही बिखेर दिया। तुम चिंता मत करो, मैं अभी समेट लूंगा। इतना बोल आकाश जी चीजें साइड कर उन्हें ठीक से जमाने में लग गए। आन्या भी उनकी मदद करते हुए कहती है, वैसे डैड आपने इतनी रात को माँ की चीजें क्यों बिखेरी थी? उसकी बात सुन आकाश जी हंसते हुए कपड़े अलमारी में जमाते हुए कहते हैं, अरे बेटा बिखेरा नहीं था, मैं तो सफाई करने के लिए सब चीज निकाली थी। जो वह क्या है ना, तुम्हारी सास को साफ सफाई काफी पसंद थी और वह अपनी हर चीज को काफी सलीके से साफ सुथरे तरीके से रखना पसंद करती थी। इसलिए रोज तो नहीं पर उनकी हर खास दिन में उनकी चीजों को साफ करता हूँ और ठीक से रख देता हूँ। इस सब में उन्हें खुद के और करीब महसूस किया करता हूँ। आन्या उनका कौशल्या जी के प्रति प्रेम देख वह मुस्कुरा उठती है और उनकी मदद करते हुए प्रेम भाव से कहती है, ठीक है लाइए डैड, आज मैं भी आपकी मदद करती हूँ। इसी बहाने मुझे भी
माँ से जुड़ने का मौका मिल जाएगा। आकाश जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं, बिल्कुल, उसे भी तुम्हारी जैसी बेटी से जुड़कर खुशी ही होगी। इतना बोल आकाश जी और आन्या अपने कामों में लग गए। आकाश जी ने काफी खुशी से आन्या को एक एक चीज के पीछे स्टोरी काफी खुशी के साथ उसे से शेयर कर रहे थे। आन्या सारी बातें जान मुस्कुरा रही थी। तभी आन्या का ध्यान उन दो बॉक्स पर जाता है जिसमें एक रुद्र लिखा था और दूसरा बेनाम था। आकाश जी का ध्यान न देख आन्या धीरे से उस बॉक्स को छूती है, पर बीच में वह बॉक्स से ढकना साइड हट जाते हैं। आन्या देखती है दोनों बॉक्स में बिल्कुल सेम जैसे बच्चों के खिलौने और कपड़े और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट थे, वह भी बिल्कुल एक जैसे। यह सब देख आन्या के दिल में कुछ सवाल उठते हैं। आन्या वापस से उस बॉक्स को बंद कर आकाश जी के पास जाती है। आन्या आकाश जी के चेहरे पर खुशी उस चीजों में देख सोचते हुए उनके पास वाली कुर्सी में बैठ खुद भी उन्हें साफ करते हुए कुछ काफी गहरी आवाज में कहती है, डैड, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? आकाश जी आन्या की तरफ एक नज़र देख उन चीज़ों को साफ करते हुए कहते हैं, अरे बेटा, आपको इतना पूछने की ज़रूरत नहीं, आप कुछ भी पूछ सकती हैं। हमने कहने के लिए थोड़ी ना अपनी बेटी माना है आपको। आप बेटी हो, पूछो क्या पूछना है मुझसे। आन्या उसकी बात सुन उनकी तरफ देख हल्की मुस्कान लिए पूछती है, डैड, आप माँ से बहुत प्यार करते थे ना? आन्या के ऐसे पूछने पर आकाश जी असमंजस में उसे देखते हैं। यह कैसा सवाल हुआ बेटा? यह कोई पूछने की बात है? मेरी तो हर सांस में कौशल्या बसती है। आन्या उनकी बात सुन आगे कहती है, तो फिर आप माँ से जुड़ी हर चीज से प्यार करते होंगे। मेरा मतलब उनके हर निशानी से। आकाश जी उन चीजों को साफ करते हुए एक ठंडी आह भरते हुए कहते हैं, हाँ, यह तो है। तभी तो मैंने इतने सालों में इनकी हर चीज संभाल कर रखी है। हर वस्तु जो उनकी मेरे पास आखिरी निशानी बची है, मैंने उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत में रखा है। आन्या उनका जवाब सुन तपाक से कहती है, तो फिर उनकी सबसे अनमोल निशानी आपने खुद से कैसे दूर कर दी? आन्या के बोलने पर आकाश जी के चलते हाथ एकदम रुक गए। वह असमंजस में आन्या को देख कहते हैं, सबसे अनमोल निशानी? आन्या थोड़ा आगे बढ़ आकाश के हाथ पर अपना हाथ रख एक तसल्ली से कहती है, हाँ डैड, सबसे अनमोल निशानी जिसके आगे यह निर्जीव वस्तु का भी शायद कोई मोल ना हो, जो आपके पास है, पर आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। डैड, जो आपकी और माँ की सबसे बड़ी निशानी आपके बच्चे इनके और रिहान के बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आप उनसे नफरत नहीं करते, बस अपने अंदर के गुस्से और गिल्ट को नफरत का नाम दे रखा है। अगर आप सच में उनसे नफरत करते तो उनकी वह बचपन की निशानी माँ के निशानियों के साथ संभाल कर नहीं रखते। इतना बोल आन्या एक पल रुक आकाश को देखती है, जो आन्या के सच्चे अल्फाज सुन अपनी सोच में गुम थे। आन्या आगे बढ़ उनके हाथ पर अपना हाथ रख आगे कहती है, डैड, मैं जानती हूँ आप माँ से बहुत प्यार करते हैं, और तो और अब तक आपने उनकी हर निशानी संभाल कर रखी है, पर आपने यह कभी नहीं सोचा कि माँ को कैसा लगता होगा यह देखकर कि आप उनकी असल निशानी को ही खुद से दूर कर दिया। वह जाते वक्त एक माँ बन बच्चे की जिंदगी के लिए लड़ी और पत्नी बन आप पर भरोसा कर अपनी निशानी आपके हवाले करके गई कि अगर वह हो भी ना तब भी उनके पिता उनके साथ हैं। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है डैड। जिस हाथों को आपने 25 साल पहले छोड़ दिया, एक बार दोबारा उसे थाम सकें। पछतावे और माफी से बड़ी कोई चीज नहीं होती गलती सुधारने के लिए। मेरी बात का बुरा लगे तो इसके लिए मुझे माफ करिएगा डैड, शायद बेटी बन ज्यादा बोल गई, पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। इतना बोल आन्या दोबारा आकाश जी को देखने लगती है, जो अपनी ही सोच और गुस्से और गिल्ट, नफरत, दर्द जैसे अनगिनत भाव में घिरे हुए थे। आन्या 2 पल उन्हें देख वहां से चली जाती है। वह जानती थी इतनी आसानी से सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन वह अपनी तरफ से बस एक कोशिश करना चाहती थी, जो आज उसने की। इसके आगे आकाश जी का ही फैसला होगा। फ्लैशबैक एंड। यही सारी सोच में आन्या हाथ जोड़ एक बार मन में भगवान से थैंक यू कहती है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं गई और सब ठीक हो गया।
तभी आन्या के कानों में पंडित जी की आवाज आती है। पंडित जी सारे सामान को व्यवस्थित करते हुए आन्या से कहते हैं, बिटिया, यहाँ गंगा जल और दूध का पात्र नहीं है। आन्या यह सुन आसपास देख जल्दी से कहती है, जी पंडित जी, वह पीछे वाले पूजा स्थान में रखी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना बोल आन्या तुरंत वहां से निकल गई और जल्दी से सामान लिए वापस आ ही रही थी कि उसके पाँव में पत्थर लगने की वजह से उसे मुंह से हल्की सी आह निकल गई। आन्या अपनी आंख को उठाकर देखती है, फिर जल्दी से थाली नीचे रख अपना पैर से कंकड़ साफ कर जैसे उठने को होती है, अचानक से उसके माथे और चेहरे के ऊपर पानी की धारा गिरने लगती है। एक पल के लिए तो आन्या अचानक से हड़बड़ा सी जाती है। फिर जब पानी रुक जाता है तो आन्या चेहरे से पानी साफ कर तुरंत ही ऊपर देखती है। सामने समारा एक पानी का पात्र लिए काफी कुटिल मुस्कान के लिए आन्या को देख रही थी। आन्या खुद के चेहरे को साफ करते हुए खड़ी होकर गुस्से वाले लहजे में कहती है कि यह क्या हरकत है समारा। समारा काफी एटीट्यूड के साथ कहती है, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रही थी। फिर आन्या के जबड़े को हल्के से पकड़ थोड़ा उठाकर चेक करने के अंदाज में कहती है, वैसे मानना पड़ेगा काफी मोटी चमड़ी की हो तुम, इतनी बेइज्जती के बावजूद यहाँ मेरे सामने खड़ी हो। आन्या अपना चेहरा समारा से झटक कुछ कहती उससे पहले समारा तीखी मुस्कान के साथ कहती है, वैसे उस घर में रहकर खुद को शायद वहां मालकिन ही समझ बैठी हो, या कपड़े या महंगी चीजें खैरात में मिली तुम्हें अपनी सी लगने लगी हैं, जो आगे पीछे चौहान परिवार के मर्दों के आगे डोलती। यह सब पाना तो तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल है ना, या घर की बहू होने के जैसे काम करना ना ऑल। फिर वह एक अफसोस भरी टोन में कहती है, अरे जाओ, तुम्हारी औकात के चक्कर में तुम्हारा दिखावे का सिंदूर भी मिट गया। वैसे अच्छा है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, वह ना ही रहे तो फिर किसे फर्क पड़ता है। आन्या यह सुन अपनी मांग पर हाथ रखती है, जिसके बाद आन्या को अब समारा पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वक्त और हालात को देख एक बार गुस्से के लहजे में कहती है, लिसन समारा, मेरे पास तुम्हारी यह बकवास सुनने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। और रही बात मेरी औकात, तो आज एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर जिस दिन तुम मेरी औकात जान जाओगी, उस दिन तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी नहीं हो पाओगी। और रही बात मेरे सिंदूर की, तो मेरा सिंदूर मेरी पहचान है और किसी को भी हक नहीं है कि वह ऐरा गैरा इस पर या इसके अस्तित्व पर उंगली उठाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। इतना बोल आन्या वहां से निकल गई। समारा का तो मुंह ही बन गया। एक बार फिर आन्या के मुंह से खुद की इंसल्ट देख वह भी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, अब तो लगता है इस 2 टके की लड़की को इसकी असली औकात दिखानी ही पड़ेगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। इतना बोल समारा भी वहां से निकल गई। आन्या पूजा का सामान देते हुए सारी चीज की एक बार सब व्यवस्था पंडित जी से चेक करवा करवा जैसे ही रुद्र के पास बैठने को हुई कि समायरा पहले रुद्र के बगल में बैठ गई। रेहान और बाकी सबको समायरा का यह बिहेव बिल्कुल पसंद नहीं आया। आन्या अब बिना कुछ कहे चुपचाप पीछे हट बैठ गई। सबके साथ रेहान गुस्से में जैसे समायरा को कुछ कहने वाला होता है कि आन्या जल्दी से ना में सिर हिलाकर उसे रोक देती है। रेहान गुस्से में समायरा को घूर चुप हो जाता है। पंडित जी कहना शुरू करते हैं, जजमान, पूजा का मुहूर्त होने को है। आकाश जी की तरफ देख कहते हैं, आए पूजा पर बैठें। आकाश जी उनकी बात सुन एक नज़र रुद्र को देख पंडित जी से सीरियस टोन में कहते हैं, पंडित जी, आज की पूजा मैं नहीं करूंगा। यह सुन सब आश्चर्य से आकाश को देखने लगते हैं। आकाश आगे कहते हैं, बल्कि मेरा बड़ा बेटा रुद्र आज इस पूजा में बैठेगा। उनकी बात सुन सबको काफी खुशी होती है। वह रुद्र भी शौक से आकाश जी को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक आज यह बदला बदला सब एक साथ। पंडित उन्हें हाँ में सिर हिलाकर आने का इशारा करते हैं। सबकी निगाहें रुद्र पर जाती हैं, जो एक नज़र अपनी माँ की तस्वीर को देख रहा था। दिग्विजय जी रुद्र की मानो स्थिति समझ प्यार से कहते हैं, रुद्र जाओ, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। रुद्र अपने दादाजी की बात सुन अपनी जगह से खड़ा होकर चुपचाप वहां पूजा वाले स्थान पर बैठ जाता है। पंडित जी उसे देख आगे कहते हैं, जजमान, इस पूजा में पति पत्नी साथ में बैठते हैं, तो आप अपनी पत्नी को भी बुला लें।
यह सुन सबकी निगाहें आन्या पर जाती हैं। आन्या अभी एक पल यह सुन हिल गई कि वह क्या करे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रुद्र के पास जाकर बैठे। आन्या अपनी निगाहें उठाकर रुद्र को देखती है, जो अब तक खामोश था। फिर उनकी नज़र दिग्विजय जी और आकाश जी पर जाती है, जो उन्हें जाने का इशारा करते हैं। आन्या ऐसे जाना तो नहीं चाहती थी। बिना रुद्र के बुलाने पर, सबके कहने पर वह जैसे उठने को हुई कि समायरा पंडित जी की बात बीच में काटते हुए घमंड से कहती है, लेकिन पंडित, रुद्र अपनी पत्नी के साथ कैसे बैठ सकता है? इसकी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है। समायरा के यह कहने पर आन्या जो उठने वाली थी, वो अपनी हकीकत से रूबरू होते हुए वापस धड़ाम से बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। आज भी उसकी पहचान गुमनाम है। वह अपनी दर्द भरी आंखों से रुद्र को देखती है, जो अब तक खामोश था। सबकी निगाहें अब बस रुद्र के जवाब का इंतजार कर रही थी। आन्या अपनी दर्द भरी आंखों से रुद्र को देखती है, जो अब तक खामोश था। सारे परिवार की निगाहें अब बस रुद्र के ऐलान करने का इंतजार कर रही थी। पंडित जी को भी समायरा की बात सुन हैरानी हुई, क्योंकि जितने लगन से आन्या को सारी व्यवस्था करते उन्होंने देखा था, तो इससे साफ पता लगा था कि वह इस घर की बहू ही है। उनकी भी निगाहें कभी रुद्र तो कभी आन्या को देख रही थी। आन्या ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह झूठी मुस्कान बिखेरने की कोशिश करते हुए धीरे से कहती है, दादाजी, मैं अभी आती। इतना बोल वह जैसे ही जाने को उठकर कहती है कि उसके कानों में एक कड़क आवाज पड़ती है, मेरी शादी हो चुकी है। यह सुन आन्या के कदम जैसे जम से गए और बाकी सब के चेहरे पर परेशानी की किरण खिल गई, और समायरा का यह सुनकर चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था जो उसने सुना वह सच है या उसके कान बज रहे थे। वह कुछ कहने को बोलती है कि उसके कानों में दोबारा रुद्र की आवाज पड़ती है, और आज मैं सबको अपनी वाइफ की पहचान से रूबरू कराना चाहता हूँ। आन्या उसके या बोलने पर पीछे पलट रुद्र को देखती है, जो उसे ही प्यार भरी नजरों से देख रहा था। रुद्र बिना आन्या से अपनी नजरें हटाए अपनी जगह से खड़ा होता है और चलकर ठीक उसके सामने आते हुए उसके तरफ काफी सम्मान से अपना हाथ बढ़ाता है। आन्या को तो जैसे एक सपने जैसा लग रहा था। वह अपनी डबडबाई आंखों से एकटक रुद्र के हाथ को देख रही थी, जिसे आज रुद्र ने आन्या की तरफ बढ़ाया था, और साथ में रुद्र उसे अपने साथ चलने का इशारा करता है। आन्या अभी धीरे से अपना हाथ उसके हाथों में देती है, जिसे रुद्र कस कर थाम उसे अपने साथ पूजा पर ले आता है, और आए हुए मेहमानों के हैरान चेहरे देख रुद्र की तरफ होते हैं। रुद्र अपनी आवाज में ऐलान करते हुए कहता है, आन्या रुद्रराज चौहान। ये ऐलान करना काफी सारे लोगों के लिए शॉकिंग था। सबके बीच कानाफूसी होने लगी थी, क्योंकि किसी ने रुद्र की शादी होना वह भी चुपचाप कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। इसलिए सबको विश्वास नहीं हो रहा था, खास कर समायरा। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त कैसे फील कर रही है, आन्या से नफरत या रुद्र पर गुस्सा या फिर अपनी हार का पछतावा। वह बस इस बात पर यकीन करने में लगी हुई थी, जो वह देख रही सुन रही है, क्या वह सच है। और फिर रुद्र अपनी प्यार भरी निगाहें आन्या पर डाल कहता है, पंडित जी, अब पूजा शुरू करें। यह बोल आन्या को अपने साथ बैठने का इशारा करता है। आन्या रुद्र को देख अपना सिर हिलाते हुए बैठ जाती है। पंडित जी पूजा शुरू करते हैं। चौहान परिवार का तो आज खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आज जैसे उनके सारे अधूरे रिश्ते पूरे होने को आए थे। दिग्विजय जी की तो खुशी से आगे आंखें ही भर आई। आकाश जी रेहान के कंधे पर हाथ खुशी से रख अपने बेटे और बहू को देख खुश हो रहे थे। रेहान, तविश, अभय, शौर्य, सबके चेहरे खिले हुए थे। तभी पंडित जी की नजर आन्या पर जाती है, जिसे वह देख कुछ कहते हैं, अरे बिटिया, आपने अपनी मांग पूरी नहीं भरी। यह सुन आन्या ने अपनी मांग पर हाथ रख सोचती है, तो उसे याद आता है कि किस तरह समायरा ने उसके माथे पर पानी उड़ेल कर कैसे उसका सिंदूर मिटाने की कोशिश की। और आन्या मन में मायूस होकर सोच ही रही थी कि पंडित जी ने बड़ी कुमकुम की थाली रुद्र के तरफ बढ़ाते हुए भाव से कहते हैं, कोई बात नहीं, लीजिए बेटा, आप अपनी पत्नी की मांग दोबारा इस कुमकुम से भर दे।
ऐसे सुहागन की मांग पूजा में खाली अच्छी नहीं मानी जाती, जिसे सुन रुद्र एक नजर आन्या को देख पंडित जी की बात पर हल्का सा सहमति में सिर हिलाकर वह कुमकुम अपनी चुटकी में भर आन्या के मांग की तरफ बढ़ जाता है। आन्या को इस वक्त अपनी शादी के पल याद आने लगे, जिस वक्त वह इस मजबूरी के रिश्ते में कभी नहीं बंधना चाहती थी। आन्या अपने मन में एक सुकून लिए उसे रुद्र का अपने अस्तित्व में स्वागत करना चाहती थी। वक्त कैसे बदल जाता है और कितने बदलाव उस वक्त में आते हैं, या दोनों को अपने उस पल में महसूस हो रहा था। रुद्र भी इस बार गुस्से से नहीं बल्कि प्यार और सम्मान के साथ आन्या की मांग में अपने नाम का सिंदूर सजा उसे हमेशा के लिए अपने पूरे दिल से अपना बना लेता है। आज सही मायनों में उनका यह रिश्ता आज पूरा हुआ था। आज इस रिश्ते के मायने भी थे, सम्मान भी था, नाम भी था और प्यार भी था दोनों के दरमियाँ। लेकिन अब बस इंतजार था, तो बस इनकी मोहब्बत के करार का। एक बार फिर सिंदूर आन्या के मांग में भरते वक्त सिंदूर उसके नाक पर गिर जाता है, जिसे देख रुद्र प्यार से अपनी उंगलियों से उसके नाक को साफ कर आन्या को देखने लगता है। आन्या अभी अपनी आंखें खोल बस आज आंखों में जैसे डूब जाना चाहती थी। आन्या मन ही मन दुआ मांगती थी कि हर जन्म सिर्फ रुद्र का ही साथ मिले। फिर पंडित जी अपनी पूजा शुरू करते हैं। आन्या अपने सिर पर पल्लू लिए अपना हाथ जोड़ पूरे मन से अपनी आंख बंद कर कौशल्या जी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करने लगती है। सारे लोग भी पूजा में लीन हो जाते हैं। वहीं समायरा अब गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच रखी थी। उसे एक पल भी अब आन्या और रुद्र को एक साथ देखना गंवारा नहीं था। उसे बार बार उन्हें देख बस अपनी हार तमाशा याद आ रहा था। लेकिन उसकी मजबूरी भी ऐसी थी कि वह यहाँ से जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर चौहान परिवार को, खासकर रुद्र को ठेस पहुंची तो कि कभी भी इस परिवार में शामिल नहीं हो पाएगी। यही सब सोचते समायरा अपने गुस्से के ठंडे घूंट पी वहीं अपने गुस्से में लाल पड़ चुकी आंखों से आन्या को घूर रही थी। पूजा कुछ देर में विधिवत रूप से पूरी हुई, जिसके बाद पंडित जी आन्या से कहते हैं, बिटिया आप यह भोग अपने सास के आगे रख, उनसे आप दोनों आशीर्वाद लें। रुद्र आन्या भोग लिए कौशल्या जी के आगे रख अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़ अपने मन में कहते हैं। रुद्र अपने मन में कहता है, माँ यह आपका सपना था ना कि आपकी बहू बिल्कुल आपके जैसे हो। शायद आपने खुद ही इसे ढूंढ मेरी जिंदगी में शामिल किया है ना। मैं बेटा अच्छा ना बन पाया, शायद नहीं क्योंकि मुझे रिश्ते निभाने नहीं आते थे। कहीं ना कहीं आपके बेटे को डर है कि वह यह रिश्ता पूरे रूप से निभा पाएगा कि नहीं। आपके जाने के बाद जैसे रिश्तों पर से मेरा विश्वास ही उठ सा गया था, लेकिन जब से आन्या मेरी जिंदगी में आई है, मेरा दोबारा उन रिश्तों पर विश्वास करने को दिल चाहता है। ना जाने क्या कशिश है इसमें जो हर रिश्ते में जैसे जान भर देती है। बस यही आस है कि जितनी खुशी इसने मेरे परिवार और मुझे दी है, मैं वह सब इसे दे सकूं। एंड आई मिस यू माँ। आप होती तो सब इतना इतना उलझा ना होता। आन्या अभी अपनी आंखें बंद करती है। थैंक यू माँ, मुझे उनका साथ देने के लिए। जानती हूँ मैं आपके जैसी नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके जैसा ही इस परिवार को समेट कर रखूं। इतना बोल दोनों अपनी आंखें खोल देते हैं। आन्या फिर बाकी की तैयारी के लिए चली जाती है। सब भी एक एक कर कौशल्या जी के आगे फूल चढ़ाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। रुद्र भी जैसे ही सबके पास आता है, रेहान उछल कर रुद्र को कसकर गले लगाते हुए कहता है, थैंक यू भाई, मेरी भाभी को उनकी पहचान देने के लिए। आज मुझे अपने जन्मदिन का अपने आप में सबसे अनमोल तोहफा दिया। उसके आगे हर चीज फीकी है। थैंक यू सो मच। रुद्र तो एक पल रेहान के ऐसे गले लगने से उचक सा जाता है, पर जब उनसे उसकी बात सुनी तो उसका भी मन कुछ भर आया। वह प्यार से उसके सिर पर हाथ रख उसके बाल बिगाड़ते हुए अपनी कड़क आवाज में कहता है, तो ठीक है, कार मैं तविश को दे देता हूँ। यह सुन रेहान जल्दी से रुद्र से अलग होकर उसे मासूमियत से देख कहता है, नहीं भाई, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रुद्र उसे देखते हुए स्माइल में कहता है, अरे तुम ही ने तो कहा, तो अब यह कार किस काम की। इतना बोल रुद्र रेहान को एटीट्यूड में देख
वहां से चला जाता है और सबकी हंसी छूट जाती है। बेचारे रेहान की शक्ल देखकर तविश अपने बालों में हाथ फेर स्टाइल से अपना हाथ आगे रेहान से करता है। चल भाई जल्दी दे चाबी। यह सुन रेहान मुंह बनाकर तविश को गौर कर कहता है, कभी नहीं। इतना बोल रेहान भी जल्दी से रुद्र के पीछे भाग जाता है और सब उसकी हरकत देख मुस्कुरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ समायरा मंदिर से गुस्से में चमचमाते हुए निकल जाती है, अपनी कार के पास आती है। वैसे इस वक्त वहां कोई नहीं था। समायरा कुत्ते की तरह पागल कुत्ते के जैसे भौकाल हुए अपने हील्स उस कार के टायर पर मारती है, लेकिन बेचारी के फूटी किस्मत हील टायर में फंसकर टूट जाती है, जिससे वह संभाल नहीं पाती और सीधा मुंह के बल जमीन पर गिरती है, जहां कुछ कीचड़ उसके चेहरे और कपड़ों पर लग जाता है, जिसे देख समायरा को और भी गुस्सा आता है। वह जैसे उठने की कोशिश करती है कि उसे अपने सामने कोई खड़ा नजर आता है। वह अपनी नजरें ऊपर उठाकर देखती है तो सामने और कोई नहीं, आन्या खड़ी उसे देख मुस्कुरा रही थी। वह अपना हाथ आगे समायरा की मदद के लिए बढ़ाते हुए कहती है, छी छी छी, क्या बात है समायरा जी, आप तो मेरी औकात जान इतना नीचे गिर जाएंगी मुझे पता नहीं था। समायरा को आन्या की बात सुन गुस्से में तिल मिलाते हुए जल्दी से उठती है, लेकिन उसके सैंडल टूटी होने की वजह से दोबारा गिरने को होती है कि आन्या उसे संभाल कर कहती है, संभल कर समायरा जी, आपके तो मेरी पहचान जान पांव जमीन पर नहीं टिक रहे। आप इतनी खुश होंगी मुझे पता ही नहीं था। समायरा आन्या का हाथ झटक गुस्से में उसे उंगली दिखाकर जैसे ही कुछ कहने वाली होती है, आन्या मुस्कुराते हुए उसकी बात काट उसके हाथ में 4-5 मिठाई के डिब्बे देते हुए कहती है, ऐसे मेरे पास आपकी यह यूं आई जैसी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। यह लीजिए मिठाई, अपना कड़वा मुंह मीठा कर लीजिए। वह क्या है ना, आपने इतना कड़वा कड़वा बोला है कि मुझे लगा कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी और कम पड़े तो बता दीजिएगा, मैं और भिजवा दूंगी। चलती हूँ। मेरे पति और मेरा परिवार मेरी राह देख रहे होंगे। फिर जैसे जाने को हुई कि आन्या को कुछ याद आता है, पलट कर समायरा का गुस्से वाला चेहरा देख एक प्यारी मुस्कान लिए अपना सिर हल्का झुका अपनी भरी हुई मांग समायरा को अपनी उंगलियों से बाल सही करने के बहाने दिखा दी। आन्या कहती है, वैसे समायरा जी, आपने जिसके अस्तित्व पर सवाल किया और जिसे मिटाने की चाह रखी, देखे दोनों मेरी मांग में कितने अच्छे लग रहे हैं। फिर थोड़ा गुस्से वाले लफ्जों में समायरा को घूर कर कहती है, और आइंदा ऐसी गलती करने के बारे में सोचिएगा नहीं, क्योंकि वह सिर्फ आन्या थी और जो अब आपके सामने खड़ी है वह मिसेज आन्या रुद्रराज चौहान है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इतना बोल आन्या वहां से समायरा को घूरते हुए वहां से चली जाती है और समायरा अब अपने आपे से आने को थी। वह गुस्से में वह मिठाई के डिब्बे नीचे फेंक उसे अपने पैरों से रौंदते हुए चीखते हुए कहती है, आन्या रुद्रराज चौहान माय फुट, बहुत उड़ रही हो ना इस नाम के आगे। तुम्हारे यही पंख मैंने काट कर नहीं रखे तो मेरा नाम भी समायरा मेहरा नहीं। इतना बोल समायरा गुस्से में अपनी कार में बैठ उसे स्टार्ट कर वहां से तेज रफ्तार में निकल जाती है। आखिर आगे समायरा क्या करेगी, आखिर कहानी अब क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।